बहुत समय पहले धरती पर अचानक दानव प्रकट हुए और उसी समय इंसानों को स्थिति बताने वाली खिड़कियां मिली जिनमें उनके वर्ग और क्षमताएं दिखती थी। इनमें से 8 भूमिकाएं विशेष मानी जाती थीं, जिनमें योद्धा, साधु, पुजारी, जादूगर, चोर, व्यापारी, शिकारी और तांत्रिक। ये 8 वर्ग दानवों से लड़कर मानवता की रक्षा कर सकते थे। और उनसे भी शक्तिशाली 3 शीर्ष श्रेणियां थीं, ऋषि, नायक और राजा। उनके विपरीत सबसे आम और शक्तिहीन भूमिका एक ग्रामीण की थी, जिनका काम बस आबादी बढ़ाना और दुनिया चलाने वाले आम काम करना था। ज्यादातर ग्रामीण 10वें स्तर तक नहीं पहुंचते क्योंकि वे दानवों से लड़कर अनुभव पाने के लिए बहुत कमजोर हैं। इसीलिए वे किसान, सराय के मालिक या ऐसे ही अन्य काम करते हैं। पर कोजी अलग है। वह घने जंगल में पेड़ पर बैठा आज कमाए चांदी के सिक्के उछाल रहा है। वह अपनी कमाई से खुश है। तभी अचानक उसे चीख सुनाई दी। कोजी ने देखा कि चीखें पहले स्तर के ग्रामीण और उसके बेटे की हैं, जो खुद भी पहले स्तर का है, और वे पास आते हरे कीचड़ वाले दानव से डरे हुए हैं। वे दानव को अपनी स्थिति दिखाते हैं ताकि वह रहम करे, पर दानव पढ़ना नहीं जानता, सो वह उन पर हमला कर देता है। तभी एक चांदी का सिक्का गोली की तरह उसकी ओर आता है और दानव धुएं और सिक्कों के साथ गायब हो जाता है। ग्रामीण और उसका बेटा ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और फिर कोजी उनके सामने उतरता है। वह गांव वालों को देखता है और उनसे अपनी स्थिति वाली खिड़की बंद करने को कहता है, क्योंकि राक्षस पढ़ नहीं सकते और उन्हें यह दिखाना बेकार है। फिर वह उन कांसे के सिक्के उठाता है जो स्लाइम में छोड़े थे, और पिता पूछता है उसने उसे कैसे मारा। जवाब देने के बजाय कोजी सिक्के लड़के के हाथ में रख देता है और कहता है कि वह सिर्फ एक स्लाइम राक्षस को हराकर 100 कांसे के सिक्के पा सकता है। मगर लड़के पर लालच का असर नहीं होता और वह कहता है कि जान जोखिम में डालना बेकार है, क्योंकि राक्षस ताकतवर और डरावने हैं और गांव वाले उन्हें नहीं हरा सकते। कोजी आलसियों पर समय नहीं गंवाना चाहता। वह वहां से चला जाता है। और तभी लड़का पूछता है, क्या वह नायक है? जवाब में कोजी अपनी स्थिति दिखाता है कि वह 999 स्तर का गांव वाला है, जिसे देखकर पिता और पुत्र दंग रह जाते हैं। उसके बाद कोजी आराम से शहर जाता है और चहल पहल भरे बाजार में टहलता है। इसी बीच पास ही कुछ साहसी लोग दल बना रहे हैं कि कैसे राक्षसों ने दुनिया के 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और उनका लक्ष्य उसे वापस पाना है। कोजी सीधा जन सुरक्षा संघ जाता है और स्वागतकर्ता को अपने शिकार का सबूत देता है, जो उसे बताती है कि उसने आज 5 सोने के सिक्के कमाए हैं। यह सुनकर पूरा संघ कोजी में दिलचस्पी लेने लगता है और वे सोचते हैं कि आखिर यह आदमी कौन है जिसने अकेले ही इतने सारे राक्षसों का शिकार किया है। कोजी उन्हें अनदेखा कर बाहर चला जाता है, पर वह संघ के सामानों की कीमतों वाले बड़े बोर्ड पर रुकता है, जबकि उसे घर के लिए बस 50 सोने के सिक्के चाहिए। वह 10,000 सोने के सिक्कों वाले बड़े इनाम के लिए पैसे जोड़ रहा है और वह अभी आधे रास्ते ही पहुंचा है। फिर वह अभियान बोर्ड पर लोगों को नए अभियानों को खतरनाक बताते सुनता है। अच्छे पैसों के बावजूद कोजी की नजर प्राचीन गुफा में 30 नीले राक्षसों के लिए एक सोने के सिक्के वाले कम पर पड़ती है और वह तुरंत वह काम लेकर संघ से बाहर निकल जाता है। वह नायक बनने की चाह रखने वालों को भीड़ जुटाते देखता है। वे कहते हैं कि राक्षसों के राज में इंसान बिना सुरक्षा के नहीं रह सकते। वह लड़का असुरों को इसका दोषी बताता है। उनकी ऊर्जा को राक्षसों की जड़ बताकर वह असुर राज को मानवता का शत्रु घोषित कर उसे हराने की बात कहता है। कोजी कुल्फी लेकर तमाशा देखता है। रेक्स लोगों को असुर राज से लड़ने को कहता है और बताता है कि वह एक नायक है और उसके साथ वाली लड़की एक ऋषि, और शहर के लोग उनके साथ होने को उत्साहित हैं। उनमें सबसे बलवान एक अनुभवी योद्धा है जो 84वें स्तर पर है, पर रेक्स उसे ठुकरा देता है, यह कहकर कि उसके साथी भी उसी जैसे बलवान हो। वो दिखाता है कि वह 90वें स्तर पर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर भी वो अनुभवी योद्धा इससे संतुष्ट नहीं होता और ऋषि के स्तर के बारे में पूछता है, जो कि केवल 42 है। वह कहता है कि यह उसके स्तर का आधा ही है, पर रेक्स ऋषि का पक्ष लेता है कि अपने खास वर्ग से वो एक उम्दा सहायक बनेगी। साथ ही वो राजा की तीसरी बेटी राजकुमारी कान्ना है, जिसने राक्षसों से मानवता की रक्षा में जीवन अर्पण करने का ठान है। ये सुन 80वें स्तर का एक वृद्ध पुजारी साथ आने को कहता है, पर रेक्स उसे बूढ़ा कह मना कर देता है। फिर 70वें स्तर का एक 20 वर्षीय पुजारी आगे आता है, पर रेक्स उसे भी ठुकरा देता है, ये कहकर कि उसे उसमें दम नहीं दिखता। अगली उम्मीदवार 16 साल की टीना है, जो 50वें स्तर की पुजारी है, और रेक्स उसे तुरंत दल में ले लेता है। सबको लगता है कि नायक का चरित्र ठीक नहीं, और कोजी भी समझ जाता है कि वो असुर राज को मारने के यश के साथ बस अपनी अय्याशी का इंतजाम कर रहा है, और उसका मोह भंग हो जाता है। वो पुरानी गुफा की ओर निकल पड़ता है। राक्षसों को हराने के बाद मिलने वाले खाने की सोच में उसे जल्द ही 93वें स्तर का नीला शैतान मिल जाता है, पर वह इन कमजोरों के लिए यमराज जैसा है और उसे मार देता है। राक्षस से 34 चांदी के सिक्के मिलते हैं जो कागज में जुड़ जाते हैं, और कोजी आगे बढ़ता है। वह बिना रुके उनका शिकार करता है।
कुछ देर बाद एक राक्षस का सींग गिरता है और कोजी जानता है कि वह महंगा बिकेगा। बिना वजह जाने वह गुफाओं में चलता रहता है और उसे कोने में एक परछाई दिखती है, पर वह नायक और उसका दल है जो नीले शैतान को आसानी से मार देते हैं। कोजी उनसे नहीं उलझना चाहता, सो भाग जाता है। जब दल बात कर रहा होता है तो जादूगरनी पारना राजकुमारी से कहती है कि वह शिकार को लेकर ज्यादा उत्साहित न हो, पर कान्ना उसे साथी साहसी मानने को कहती है और उनमें दोस्ती होने लगती है। पारना पूछती है कि वे दानव राजा की ओर जाने के बजाय यहाँ क्यों आए, तो रेक्स बताता है कि यहाँ एक गुप्त कमरा है जिसे सिर्फ राजघराना जानता है। वे दीवार के चिन्हों के सहारे उस कमरे तक जा सकते हैं जहां वह पवित्र तलवार है जिसे सिर्फ 90 स्तर का नायक उठा सकता है। ये सुन लड़कियां दंग रह जाती हैं और पूछती हैं कि इसे अब तक गुप्त क्यों रखा। रेक्स कहता है कि नायक की भूमिका अनोखी नहीं है और पक्का नहीं कि वह दानव राजा को हरा ही दे, भले ही पवित्र तलवार पास हो। पर चूंकि कान्ना राजकुमारी है और उसने साथ आने का सोचा, पिता ने उन्हें तलवार के बारे में बताया ताकि उनकी प्यारी बेटी सुरक्षित रहे। टीना और पारना यह सुनकर रोमांचित हैं कि वे इतने खास दल का हिस्सा हैं। रेक्स उन्हें पक्का भरोसा दिलाता है कि वे राक्षस राजा को हरा देंगे, पर उसे नहीं पता कि गुफा में एक लाल बालों वाली राक्षसी भी है। उसी पवित्र तलवार की तलाश में कोजी राक्षसों से घिरा हुआ है जिन्हें वह सिर्फ घूरकर ही खत्म कर देता है। जैसे ही वह उनके गिराए हुए सिक्के इकट्ठा करता है, वह हैरान है कि यहाँ इतने राक्षस क्यों हैं। तभी एक राक्षस पीछे से वार करता है और वह उसे पटक कर मार देता है। तभी वह लाल बालों वाली राक्षसी उसके और राक्षसों के पास से गुजरती है जो उसे कुछ नहीं कहते, और कोजी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तय करता है कि वह उसका पीछा करेगा और रास्ते के राक्षसों को एक घूंसे में हटा देता है। दूसरी ओर रेक्स भी राक्षसों से जूझ रहा है। वह कहता है कि यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं और गुफा में जरूर कुछ अजीब हो रहा है। इसी बीच टीना काना और रेक्स को ठीक करती है। फिर वे सामने वाले गुप्त कमरे में जाते हैं। वह राक्षसी पहले ही वहां है और रेक्स पूछता है वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है। काना को कुछ बहुत तेज महसूस होता है। उस लड़की से निकल रही जादुई ऊर्जा, इससे साफ है कि वह राक्षसी है। पकड़े जाने पर वह घबराने लगती है। तभी रेक्स देखता है कि पवित्र तलवार गायब है। वह तुरंत उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है और वह कहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया। रेक्स कहता है कि इससे कुछ नहीं बदलता क्योंकि राक्षस मानवता के दुश्मन है। वह अपनी तलवार निकालता है और उसकी ओर एक जोरदार वार करता है और उसके साथी भी यही करते हैं, पर कोजी तेजी से आकर उनके वार को एक हाथ से रोक देता है। वह नायक से कहता है कि नायक के दल के लिए यह शर्मनाक है कि वे एक बच्चे पर टूट पड़े हैं। रेक्स पूछता है वह कौन है और उसने वार कैसे रोका। कोजी कहता है वह एक मामूली ग्रामीण है जिसने उनके वार रोककर कुचल दिए। रेक्स और उसके दल को यकीन नहीं होता कि एक ग्रामीण ऐसा कर सकता है। कोजी स्तर छिपाकर अपनी स्थिति दिखाता है। अब सब मान जाते हैं, पर वे अब भी आक्रामक हैं और पूछते हैं कि वह साफ दिख रहे सींगों वाले राक्षस बच्चे को क्यों बचा रहा है। कोजी कहता है कि यह सीन सिर्फ उसकी बहन के बालों के गहने हैं। वह लड़की भी साथ देती है और अपनी बात पुख्ता करने के लिए कोजी नीले राक्षस का सीन दिखाता है जिससे वैसी ही ऊर्जा निकलती है। नायक कहता है कि उसकी बात सच लग रही है, पर पवित्र तलवार कहाँ है। कोजी घबराने का नाटक कर कहता है कि वह तलवार साथ ले गया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह खास है। इससे नायक का दल दंग रह जाता है। कोजी बताता है कि बहुत पहले इन खंडहरों में उसे वह तलवार मिली थी। वह दावा करता है कि उसने उसे एक व्यापारी को बेच दिया था और रेक्स से माफी मांगता है। रेक्स को यकीन नहीं होता और कहता है कि प्राचीन ऋषियों की शक्ति वाली उस तलवार को सिर्फ नायक उठा सकता है। कोजी कहता है वह भारी थी, इतनी भारी भी नहीं कि वह उसे उठा न सके। यह सुनकर रेक्स आपा कोजी ने उसे चुप कराने के लिए वो पूरी वेदी ही उठा ली जिसमें तलवार रखी थी। इससे नायक और उसका दल हक्का बक्का रह गया और उन्होंने कोजी से उसका स्तर पूछा। उसने दिखाया कि वो 999 स्तर का एक ग्रामीण है और उन सबके लिए इस पर यकीन करना नामुमकिन था। रेक्स ने पूछा कि वो इतना ताकतवर कैसे बना और कोजी बोला कि वो रोज दानव मारता था। रेक्स चिल्लाया कि वो भी रोज दानव मारता है और उसने इतिहास में सबसे ज्यादा दानव मारे हैं। कोजी को लगा कि ट्रम्प भी यही कहते, इसलिए वो रेक्स का मान नहीं करता और कहता है कि सिर्फ दानव मारना काफी नहीं। रेक्स ने उससे विस्तार से पूछा, पर कन्ना ने रोककर कहा कि उसने उसके कुल का धन चुराया है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। कोजी ने उससे पूछा कि तलवार कितने की थी और उसने जवाब दिया कि वो अनमोल थी क्योंकि उसे असुर राज को हराने के लिए बनाया गया था। कोजी के पास इतने पैसे नहीं थे। लोकाना ने उसे साथ मिलकर असुर राज को हराने को कहा। यह सुन वो लाल बालों वाली लड़की घबरा गई, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोजी ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे असुर राज को हराने में कोई रुचि नहीं, जिससे रेक्स और कन्ना भड़क गए। उन्होंने कहा कि वो अपनी शक्ति से इंसानियत बचा सकता है और कोजी बोला कि उसका लक्ष्य बस दानव मारकर गुजारे लायक पैसे कमाना है।
कन्ना ने उसे अमर कीर्ति का लालच दिया, पर कोजी को नहीं चाहिए थी, तो उसने असुर राज की हार के बाद शादी का वादा किया। कोजी को ऐसी घमंडी लड़कियां पसंद नहीं थीं जो खुद को बड़ा समझे, सो उसने उसे भी मना कर दिया और कहा कि असुर राज से उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, इसलिए वह उनकी मदद नहीं करना चाहता। फिर भी वह उनके तर्क को समझता है और उनके अभियान के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है। इसके साथ ही वह उस दानव लड़की का हाथ थामता है और बाहर की ओर चलने लगता है, पर रेक्स के पास रुककर उसे धमकाता है कि उसे दुनिया की समझ नहीं। गुफा से बाहर आने पर कोजी उसे अकेला छोड़ने का सोचता है, पर वह गिड़गिड़ाती है क्योंकि उसे उसी जैसे किसी की तलाश थी। वह शादी की मिन्नत करती है और कोजी उसे देखते हुए सोचता है कि ऐसा प्रस्ताव रखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। कोजी उसे एक बार देखता है और कहता है कि वह उससे शादी करेगा, और लाखों साल बाद जब वह बड़ी होगी ये कह वह जाने लगता है, पर वह उसे रोककर फिर सोचने को कहती है। कोजी कहता है कि वह एप्स्टीन का दोस्त नहीं, सो शादी नहीं कर सकता और उसे गठीली औरतें पसंद हैं। एलिस कहती है कि बड़ी होने पर शादी कर लेना, और वह बात बदल देता है। वह पूछता है कि उसे वह पवित्र तलवार चाहिए ही क्यों थी। वह कहती है कि उसके पिता बीमार हैं, इसलिए वह नहीं चाहती कि नायक को वह तलवार मिले जो उन्हें मार सके। कोजी पूछता है कि नायक की सूची में उसका पिता कौन है, और एलिस घबराते हुए बताती है कि उसके पिता स्वयं असुर सम्राट है। कोजी यह सुनकर दंग रह जाता है। वह नन्ही असुर बताती है कि उसके पिता साल भर से बिस्तर पर हैं। कोजी कहता है कि वह उनसे पहले मिल चुका है, और वह पूछती है कि क्या इसीलिए उसने उन्हें मारने का प्रस्ताव ठुकराया। कोजी कहता है कि भले ही वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से न जानता, तो भी वह यह काम नहीं लेता क्योंकि उसे यह बेकार लगता है। वह कहता है कि असुरों के सींगों से निकलने वाली ऊर्जा की वजह से ही राक्षस पैदा होते हैं, इसलिए इंसान उनसे डरते हैं। एलिस सहमत होती है, पर वह चाहती है कि असुर और इंसान शांति से रहें, इसीलिए वह उससे शादी करना चाहती थी। कोजी कहता है कि दोनों में बस सींगों का अंतर है जो ऊर्जा छोड़ते हैं। लोग यह जानते हैं और ये भी कि सींगों के साथ पैदा होना असुरों की गलती नहीं है, पर इससे नफरत कम नहीं होती क्योंकि वे अब भी इंसानियत के लिए खतरा हैं। वह नन्ही असुर पूछती है कि क्या इसीलिए वह असुरों को नहीं मारना चाहता। नायक का दल कोजी के बर्ताव से अब भी नाराज है। उसे बस यह राजधानी लौटने को कहती है, पर रेक्स को याद है कि कोजी ने कहा था कि उसे दुनिया की समझ नहीं है। उसे ये बात अहम लगती है और वो इतना बलवान बनना चाहता है कि कोजी का सामना कर सारे जवाब पा सके। इसी बीच एलिस अब भी कोजी के पीछे है क्योंकि उसे एक और मदद चाहिए। वो चाहती है कि वो पिता के लिए स्पिरिट्स ब्लेसिंग पोशन खरीदे, और वो उसे 500 चांदी के सिक्के देने आई है। कोजी कहता है कि दवा 10 सोने के सिक्कों की है और उस जाने को कहता है, पर वो हार नहीं मानती। वो कोजी से पिता की जान बचाने वाली दवा के लिए कुछ पैसे उधार मांगती है क्योंकि उनकी मौत पर इंसान दानवों को निशाना बनाएंगे। कोजी कहता है कि दवा से राजा ठीक हो भी जाए तो भी नायक नहीं रुकेगा। वो पूछता है क्या वो इंसानों से नफरत करती है। वो कहती है दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, नफरत करना बेकार है। इसके बजाय वो पिता की मानकर उम्मीद करती है कि कोजी जैसे और भी लोग होंगे जो दानवों से नफरत नहीं करते। वो कहती है भले ही ऐसे लोग कम हो, वो उन्हें ढूंढकर दोनों जातियों में हमेशा के लिए शांति लाएगी। कोजी उसके इरादे देख प्रभावित होता है, तो वो उसे मुड़ने को कहे उसके सींगों पर रिबन बांध देता है। वो कहता है कि वो दवा खरीद देगा और उसे साथ आना होगा। एलिस कहती है कि वह नहीं आ सकती क्योंकि उसके सींगों से माना निकलता है, और तभी उसे लगा कि माना नहीं निकल रहा। कोजी ने बताया कि उसने खास कपड़ा इस्तेमाल किया है जो माना सोखकर उसे बदल देता है। वह पूछती है कि उसने इसे कैसे बनाया। वह बोला कि उसने स्पॉन ब्लॉक तोड़ा, वह स्फटिक जिससे राक्षस पैदा होते हैं, और उससे सामग्री मिली। वह बच्ची हैरान है कि पहचान छिपाने वाली चीज मौजूद है, पर कोजी बोला कि उन्हें चलना होगा। वो उसके पीछे शहर की ओर चल दी। एलिस शहर की रौनक देख दंग रह गई। एक फल वाले ने उसे प्यारी समझकर मुफ्त सेब दिया। वह ले लेती है क्योंकि किसी ने नहीं सिखाया कि चलते हुए अजीब दाढ़ी वाले अधेड़ों से कुछ ना ले। एलिस दाम सुनकर मुद्रा का तरीका पूछती है। वो बताता है कि 10,000 तांबे से एक चांदी और 10,000 चांदी से एक सोने का सिक्का बनता है। उसके हर सिक्के से एक सोने का सिक्का बनता है। अच्छी अर्थव्यवस्था से रात का खाना 1,000 तांबे से कम का है और एक सोने से छोटा घर आता है। कोजी बोला कि घर, रईसों जैसा घर करीब 50 सोने के सिक्कों का आता है। इससे एलिस समझी कि दवा कितनी महंगी है। कोजी बोला शांत रहो, वह उसके पिता से पैसे ले लेगा और वह अपनी बेटी को घर छोड़ने के लिए उससे 5 सोने के सिक्के ज्यादा लेगा। कोजी उसे घर ले जाएगा। यह सुनकर एलिस बहुत खुश है और अच्छे खाने और आरामदायक कमरे से वह रात भर खुश रहती है। कोजी उसे जरा उठने को कहता है,
जब तक वह दवा ले और महल की यात्रा के लिए दोस्त को लाए। एलिस तीसरा साथी नहीं चाहती, पर कोजी कहता है कि साहसी फिर हमला कर सकते हैं, इसलिए वह एक अंगरक्षक लाना चाहता है ताकि अगर वह कहीं और व्यस्त हो तो काम आए। थोड़ी देर बाद कोजी कमरे में वापस आता है और जब एलिस दरवाजा खोलती है तो वह वहां एक डरावने दिखने वाले कसरती बदन के आदमी को खड़ा देखती है। वह घबराकर बेहोश हो जाती है और कोजी को समझ नहीं आता कि वह इस तगड़े कसरती पहलवान से क्यों डरेगी। होश आने पर कोजी उसे टाका से मिलवाता है, जो बेहतरीन साधु है। टाका कहती है कि वह 124वें स्तर की है और एलिस की रक्षा कर सकती है। एलिस अब भी सतर्क है, तो कोजी बताता है कि टाका को उसके दानव होने का पता है, फिर भी वह मदद को तैयार है। टाका कहती है कि पहले वह भी दानवों से नफरत करती थी, पर जंगल में घायल होने पर एक दानव ने ही उसकी जान बचाई थी। जिससे उसकी सोच बदली। फिर उसने संन्यास लेकर कसरत खाना और मदिरालय खोल लिया। कोजी कहता है कि वह वहां जाता है और उनकी खूब जमती है, पर टाका उसे घूंसा मारती है क्योंकि वह बहुत समय से दिखा नहीं था, जबकि वह जमीन पर रेंग रहा है। टाका एलिस से साथ में झरने पर चलने को कहती है। एलिस के बोलने से पहले कोजी उसे टाका का लिंग गलत बताने से रोकता है, जो असल में एक औरत है। एलिस कहती है कि अगर वह औरत है तो उसके बच्चे भूखे मरेंगे। कोजी कहता है कि टाका कसरत की इतनी दीवानी है कि उसने सीने की चर्बी जलाकर मांसपेशियां बना ली। इससे टाका को बुरा लगा और उसने कोजी की गर्दन पर लात मारी, पर कोजी के मुंह से खून निकालने को इतना ही काफी था। खैर, दोनों लड़कियां निकल गईं और एलिस टाका की ताकत देख दंग है। वो पूछती है कि उसने 999 स्तर वाले कोजी को चोट कैसे दी, और टाका समझाती है कि एक साधु की ताकत उसी स्तर के एक ग्रामीण से 3 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा साधु मल्ल युद्ध में माहिर हैं और हर 100 स्तर पर उन्हें विशेष कौशल मिलता है जो उन्हें और घातक बनाता है। हालांकि टाका जानती है कि कोजी उसे आसानी से हरा देगा, और यह सिर्फ उसके ऊंचे स्तर की वजह से नहीं है। वह कहती है कि कोजी अलग ही है और 999 स्तर तक पहुंचने को उसने अनगिनत ताकतवर राक्षसों को हराया होगा। एलिस कहती है कि उसने कभी 500 स्तर से ऊपर का राक्षस नहीं देखा, इसलिए कोजी के लिए उस स्तर से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल रहा होगा। वह इस बारे में सोचती रहती है और टाका को एहसास होता है कि वह डरी हुई है कि कोई और 999 स्तर तक पहुंचकर उसे मारने की कोशिश कर सकता है। पिता एलिस मानती है और टाका कहती है कि डरो मत, क्योंकि कोजी के सिवा कोई वहां नहीं पहुंच सकता। वह कहती है कि कोजी एक सिरफिरा है जिसमें इंसानी जरूरत की एक कीमती चीज की कमी है, और वह सबसे बड़ा मूर्ख भी है। एलिस उस कीमती चीज को जानने को बेताब है और टाका कहती है कि सफर में उसे पता चल जाएगा। एलिस को लगा कि ये ठीक रहेगा और वह टाका का शुक्रिया करती है कि तभी अचानक एक धमाके से जमीन हिल जाती है और उनके सामने ब्लडी बफर नाम का 54वें स्तर का जंगली सुअर दानव आ जाता है। जल्द ही आसमान से और सुअर बरसने लगते हैं और एक सीधा कोजी के कमरे में आ गिरता है जहां वो आराम कर रहा था। वो आसमान की ओर देखता है जहां दानव विशाल कौवों पर सवार होकर शहर में सुअर दानवों को गिरा रहे हैं। दानवों का मुखिया ऐलान करता है कि दानव राज ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है और वे जल्द ही दानवों के दास बन जाएंगे। सुअर दानव हमला करने लगते हैं और एलिस घबरा जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसके पिता ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, जिससे दोनों जातियों में नफरत और बढ़ जाएगी। इसी बीच कोजी कमरे के सुअर को पकड़कर ऊपर एक विशाल पक्षी पर दे मरता है। वो तुरंत उस जगह दौड़ता है ताकि दानवों के मरने पर गिरने वाले पैसे बटोर सके, पर और भी आ रहे हैं। वो उन्हें पक्षियों पर फेंक एक वार में 2 शिकार करता है और दानव मुखिया दंग रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को राक्षसों को ऐसे उड़ाते नहीं देखा, जबकि कोजी गिरे सिक्के बटोरने में व्यस्त है। टेकर को लगा कि सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। वो उसे ढूंढने लगी, पर उसे नायक का दल मिला जो चौक में राक्षसों से लड़ रहे हैं। एलिस ने टाका को बताया कि कोजी ने उसे इनसे बचाया था, तो वह भी सतर्क हो गई। उधर नायक रेक्स ने नगरवासियों को जुटाया, यह कहकर कि सबको बचाने के लिए राक्षसों के गिरने से पहले उन्हें मारना होगा। वह बिजली गिराकर आगे बढ़ा ताकि राक्षस से केकड़ा निकाल सके और अपने वार का नाम चिल्लाया, पारना बुदबुदाई की बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। राजकुमारी ने साहसी लोगों से साथ मिलकर लड़ने को कहा। सब तैयार थे और रेक्स ने फिर बिजली गिराई, पर एक उड़ते सुअर ने उसके निशाने वाले कौवे को पहले ही मार दिया। सब दम थे, तभी कोजी वहां आया और दिखावा बंद करने को कहा। दल उस पर नाराज था। रेक्स ने पूछा कि वह फिर बीच में क्यों आया। कोजी बोला कि पूरी ताकत लगाना सही है, पर शहर के अंदर नहीं। अगर वे एक बार में सबको मार पाए तो ठीक है, पर इसकी उम्मीद कम है और पहले हमले के बाद राक्षस शहर के और पास आएंगे। और तो और साहसियों के हथियार गुरुत्वाकर्षण से शहर पर गिरेंगे और कोई बेगुनाह शिकार बन सकता है। वह काना से कहता है कि उनकी योजना 10 में से 3 लायक है। इससे पहले कि वह उसे मारता है और वह चिढ़ जाती है क्योंकि राजकुमारी पर कोई हाथ नहीं उठाता।
कभी एलिस और टाका भी आ जाते हैं। इस बीच जादूगरनी पारमा कोजी से पूछती है वह सुअर क्यों उछाल रहा था, क्या उसके पास मंत्र नहीं है। वह कहता है यह उसका काम नहीं। फिर एलिस से राक्षस सेनापति के बारे में पूछता है। वह कहती है कि वह जरूर मीनो होगा, उसका परिवार सदियों से राक्षस राजा का सेवक है। तभी काना रोककर कहती है कि उन्हें सेना को डराने के लिए उसकी मदद चाहिए। कोजी फिर कहता है कि उसे पाठशाला जाना चाहिए क्योंकि उसे युद्ध नीति नहीं पता। वह कहता है राक्षस कई शहरों पर एक साथ हमले कर रहे हैं ताकि हमला करने की आसान जगह ढूंढ सके, इसीलिए उन्हें अपने तुरुप के पत्ते बचा कर रखने चाहिए। वह कहता है लड़ना ही एकमात्र रास्ता नहीं, हाथापाई से पहले उन्हें बात करनी चाहिए ताकि उन्हें स्थिति समझने की जरूरी जानकारी मिले। कोजी कहता है कि वह राक्षस सेनापति से बात करेगा और टाका से मदद मांगता है। इसी के साथ वह रॉकेट सा उछलता है और टाका पीछे आती है। वह हवा में उलटकर अपने पैरों से उसे वह रफ्तार देती है जिससे वह सेनापति तक पहुंच सके, जो यह सोचने लगता है कि क्या इस शहर में हर चीज उड़ती है क्योंकि पहले सुअर थे और अब इंसान। तभी अचानक कोजी ठीक उसके पीछे उतरता है और कहता है मामला बिगड़ने से पहले वह बस बात करना चाहता है। सेनापति मेनो कोजी से पूछता है कि वह कौन है और यहाँ कैसे आया। कोजी कहता है कि वह बस एक ग्रामीण है जिसे एक गोरिल्ला ने यहाँ लात मार दी। मेनो को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है और वह तुरंत आग के गोले बरसाता है, पर कोजी निडर होकर उन्हें झेल लेता है। उसके गठीले बदन पर एक खरोच तक नहीं आती और मेनो पूछता है कि क्या वह वीर योद्धा है। कोजी उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि वह बस एक ग्रामीण है जो 999 स्तर पर पहुंच गया है। मेनो को यकीन नहीं होता कि कोई इंसान, खासकर एक ग्रामीण, इतने ऊंचे स्तर पर हो सकता है। वह कोजी को खतरनाक मानकर तुरंत खत्म करने का फैसला करता है, पर कोजी उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि वह राक्षस राज को मारने नहीं आया। वह बताता है कि वह राक्षस राज और उनकी बेटी एलिस का दोस्त है, जिससे मेनो चकित रह जाता है, पर वह बेपरवाह होने का नाटक करता है। कोजी कहता है कि एलिस उसके साथ है और अभी वह इसी शहर में है जहां वे हमला कर रहे हैं। ये सुनकर मेनो के होश उड़ जाते हैं और वह पूछता है कि क्या कोजी राक्षसों का साथी है। कोजी मना करते हुए कहता है कि वह उनके साथ नहीं है, पर वह उनका दुश्मन भी नहीं है। मेनो पूछता है कि वह यहाँ क्यों है और कोजी कहता है कि उसे बस कुछ सवाल पूछने थे। पहला यह है कि क्या राक्षस राज ने सच में इस हमले का हुक्म दिया है। मेनो इसे मूर्खतापूर्ण सवाल कहकर टाल देता है, पर कोजी कहता है कि एलिस के अनुसार दानव राज साल भर से बीमार है। मेनो चिल्लाया कि यह झूठ है क्योंकि पिछली बार वे स्वस्थ थे, पर अब चीजें बदल गई हैं। और वह मेनो से पूछता है कि क्या दानव राज ने उसे सीधे आदेश दिया था, क्योंकि तब उसे कदम उठाना होगा। मेनो कहने ही वाला था कि उसे दानव राज से सीधा आदेश मिला, तभी उसे अचानक याद आता है कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था और इसके बजाय कि उनके सलाहकार ने उनकी तरफ से आदेश दिया था। मेनो ये कोजी को बताता है, पर कहता है कि दानव राज वहीं थे और स्वस्थ लग रहे थे। कोजी कहता है कि शायद दानव राज को अपने वश में किया जा रहा हो और मेनो घबरा गया। वह कौवों को लौटने को कहता है ताकि दानव राज को देख सके, पर कोजी उसे रोकता है। वह पास के एक कौवे पर कूदता है और उसे उल्टा पलट देता है और फिर दूसरे कौवे की तरफ छलांग लगाता है। उसे मारते हुए वह एक से दूसरे कौवे पर कूदकर उन्हें ढेर कर देता है क्योंकि वह कुछ पैसे भी कमाना चाहता है। कोजी को ऐसा करते देख नायक का दल दंग रह गया क्योंकि उन्होंने ऐसी रणनीति पहले कभी नहीं देखी थी। पादरी टीना घायलों की मदद करने लगती है और बाकी सब भी उसके साथ हो लेते हैं। इसी बीच आसमान में सिर्फ मेनो का कौवा बचा है। वह कोजी से पूछता है कि वह उसे दानव राजा के पास जाने से क्यों रोक रहा है। कोजी कहता है कि अगर दानव राजा को कोई और नियंत्रित कर रहा है तो उसके आका मेनो को खतरा मिल सकते हैं। कोजी कहता है कि वह ऐसा नाटक करे जैसे उसका दस्ता मारा गया हो, फिर वे बाद में छिपकर जा सकते हैं। इसी के साथ वह आखिरी कौवे को कुचल देता है और वह और मेनो दोनों जंगल की ओर गिरने लगते हैं। दानव सेनापति उसे कोसता है, पर कोजी उसे बताता है कि गिरने से उन्हें इतनी चोट नहीं आएगी कि वे मर जाएं, क्योंकि वे एक जंगल में गिर रहे हैं। कुछ समय बाद जब कोजी मेनो को देखता है तो उसे बस मामूली चोटें आई हैं। वह अपना परिचय देते हुए सिक्के रखने के लिए उसकी पोशाक मांगता है। मेनो पूछता है कि क्या वह उसे नहीं मारेगा। कोजी कहता है कि यह बेकार सवाल है क्योंकि वह उसे क्यों मारेगा जो दानव राजा और एलिस का भला चाहता हो। मेनो हैरान होकर पूछता है कि इंसान दानव को क्यों नहीं मारना चाहेगा। कोजी बताकर थक गया है कि अगर आप राक्षस पैदा करने वाले मां को हटा दें तो इंसान दानव एक ही है। समस्या उन राक्षसों की है जो इंसानों पर हमला करते हैं, जिससे इंसान दानवों पर वार करते हैं और नफरत का चक्र चलता रहता है। इसी के साथ कोजी सारे सिक्के इकट्ठे कर लेता है और मेनो से कहता है कि वह अब उसके बाकी के दस्ते को हराने जा रहा है और कल सुबह वह एलिस को यहाँ लाएगा ताकि वे असुर राज के महल वापस जा सके। मेनो उसे बताता है कि अगर वह साथ आया इंसान और असुर उसे दुश्मन मानेंगे, पर कोजी को परवाह नहीं। वह कहता है कि उसने एलिस से वादा किया है
और वह असुर राज की हालत खुद देखना चाहता है। वह इतना कहकर चला जाता है और मेनो ये सोचकर मुस्कुराने लगता है कि असुर राज और एलिस का एक इंसानी दोस्त है। अगली सुबह नाश्ते पर एलिस मेनो को चोट न पहुंचाने के लिए कोजी का शुक्रिया अदा करती है। कोजी कहता है कि मेनो समझदार था, इसलिए लड़ाई नहीं हुई, और फिर पूछता है कि टाका कहाँ है। एलिस कहती है कि वह सफर का सामान लेने गई है, और कोजी कहता है कि तब उन्हें सवारी का इंतजाम करना होगा। एलिस याद दिलाती है कि कोजी ने कहा था कि जल्दी करने पर 6 दिन में असुर राज के महल पहुंच सकते हैं, और वह कहता है कि 6 दिन सबसे कम समय है, और उन्हें देर होगी क्योंकि असुरों के डर से वे घोड़े नहीं ले सकते। उसके पास असुरों के इलाके में जल्दी पहुंचने का एक और तरीका है, पर वो पक्का नहीं है क्योंकि उसमें सेन्ना से पाला पड़ेगा जो बहुत घमंडी और भेदभाव करने वाले हैं। वे कोजी से पूछते हैं कि उसे क्या काम है क्योंकि उन्हें गंदे इंसानों से डरना पसंद नहीं। एलिस उनसे डरकर कोजी के पीछे छिप जाती है, जो कहता है कि नर अश्व सहयोग नहीं करते। पर जैसे ही उस अजीब दाढ़ी वाले व्यापारी ने उन्हें कोड़ा मारा, वे खुशी से चिल्लाने लगे और दौड़ने लगे। कोजी और एलिस दोनों ही उन कोड़ों से चलने वाले अजीब दानवों को देखकर दंग रह जाते हैं, और जब टाका वापस आती है तो वह सोचती है कि उन्हें क्या हुआ। खैर, वे जंगल की ओर बढ़ते हैं जहां मेनो इंतजार कर रहा था। वह तुरंत घुटनों पर गिरकर एलिस से उस शहर पर हमला करने के लिए माफी मांगता है जहां वह ठहरी थी। एलिस इससे उसे पता चला कि सब ठीक है। फिर मेनो ने राजकुमारी की रक्षा के लिए कोजी का आभार माना। तभी टाका अपना परिचय देने आई, पर मेनो घबराकर लड़ने को तैयार हो गया। पर एलिस ने बताया कि टाका भी दोस्त है। तभी नायक का दल झाड़ियों से निकला क्योंकि वे कोजी को रंगे हाथ पकड़ने की ताक में थे। अब उन्हें यकीन था कि कोजी उनसे झूठ बोल रहा था और असल में राक्षसों का साथी है। उन्होंने कोजी को घेर कर समर्पण करने को कहा, लेकिन वह राजकुमारी की रणनीति को शून्य अंक देता है। वह तुरंत उसकी ओर झपटता है और उसके सिर पर वार करता है, ये कहकर कि खुद से बलवानों को घेरना व्यर्थ है। पर नायक ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, ये कहते हुए कि वे गद्दार की बातें नहीं सुनेंगे। कोजी बचता रहा और रेक्स ने कहा कि बुराई मिटाना उसका धर्म है। कोजी ने नंगे हाथों से उसकी तलवार पकड़ ली, और पारनास बोली कि कोजी चाहे जो कहे, वे कल के हमलावर को नहीं छोड़ सकते। कोजी मान गया और मेनो से माफी मांगने को कहा क्योंकि राक्षसों ने कल से भी बुरा सहा है। रेक्स माफी नहीं चाहता क्योंकि उसके लिए राक्षस और उनके साथी बुरे हैं। पर कोजी ने पूछा कि ये किसने तय किया। उसने रेक्स से एलिस को देखकर बताने को कहा कि क्या वो बुरी है, कहीं से भी बुरी। उसने याद दिलाया कि रेक्स ने कल उसे बेजरूर समझकर जाने दिया था। कोजी बोला कि अगर राक्षस सच में बुरे होते तो राक्षस राज की बेटी और डरावनी होती। ये खुलासा सबको चौंका देता है। रेक्स पीछे हटने को तैयार नहीं, तो कोजी कहता है कि वह उसकी बात समझता है कि दानव इंसानों को परोक्ष नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वह उसे दानव राजा के पीछे जाने से नहीं रोकेगा। पर वह ये नहीं मानेगा कि दानव बुरे हैं, और इसीलिए वह अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचने देगा। कोजी रेक्स की तलवार तोड़ देता है और नायक पीछे हटने पर मजबूर है। टीना कोजी से पूछती है कि क्या कल हमला करने वाला भी बुरा नहीं था। वह मेनो से माफी मंगवाकर कहता है कि उसे समझाने के लिए समय चाहिए। वह नायक के दल से कहता है कि मामला कुछ अजीब है और उनसे जांच का समय मांगता है, इससे पहले कि वे मेनो को गिरफ्तार कर सजा दें। कान्ना के पूछने पर कोजी कहता है कि दानव राजा इंसानों से शांति चाहता है और उसने पहले कभी शहरों पर हमले के आदेश नहीं दिए। इसके अलावा एलिस ने कहा था कि वह इस समय बीमार है, इसलिए युद्ध छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि रेक्स को शांति की बात पर यकीन नहीं होता। कोजी बताता है कि वह दानव राजा से खुद मिला है, जिससे सब दंग रह जाते हैं। फिर कोजी पूछता है कि क्या दानव राजा ने पहले कभी शहर पर हमला किया है, और रेक्स कान्ना को ऐसा कुछ याद नहीं आता। कोजी कहता है कि उसकी शक्ति से राक्षस पैदा हो सकते हैं, पर वह हमेशा उन्हें हुक्म नहीं देता। वह सबसे पूर्वाग्रह छोड़ सच देखने को कहता है, और रेक्स और बाकी इस पर सोचने लगते हैं। पर तभी परना कोजी पर हमला कर देती है, कहते हुए कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह कहती है कि राक्षसों ने उसे बहका दिया है और उसकी बातें सच नहीं है। कोजी इसका जवाब नहीं दे पाता, सो टाका को इशारा करता है और वे मेहमानों को लेकर भागते हैं। रेक्स पीछा करना चाहता है, पर टीना के गिरने पर उसे रुकना पड़ता है। इसी बीच कोजी एलिस से कहता है कि साथ रहना आसान नहीं, पर वह कहती है कि कम से कम नायक ने उनकी बात तो सुनी। जल्द ही कोजी का दल पहुंचता है। वहां वही पुराने नर घोड़े थे। मेनो कहता है कि उसने इन्हें एक व्यापारी से बिना मारे चुराया है और ये उसे कहीं भी ले जाने को तैयार है। पर कोजी और एलिस का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। टाका बहुत खुश है क्योंकि उसे इन नर घोड़ों से काम कराने के लिए कोड़े मारने का मौका मिल रहा है। वहीं रेक्स का दल सोचता है कोजी कहाँ गया, और काना कहती है वे फिर मिलेंगे क्योंकि वे दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। इस बीच कोजी की बातों की वजह से रेक्स के मन में अब शक पैदा होने लगा है, पर परना को कोई शक नहीं क्योंकि उसके प्यार को राक्षसों ने मारा था।
उसी रात बाद में कोजी और दोस्त यात्रा की योजना बनाते हुए डेरा डाले हैं। टाका कहता है कि पास के सालमेरिया शहर के बजाय उन्हें लंबा रास्ता लेना चाहिए ताकि वे राक्षसी शक्ति से लोगों को न टोके। इसी बीच एलिस मेनो को वे रिबन दिखाती है जो उसकी शक्ति को रोकते हैं और कोजी माफी मांगता है क्योंकि उसके पास उनका एक ही जोड़ा था। मेनो अब उसे और भी अद्भुत मानता है, पर तभी कोजी को कुछ याद आया। उसने मेनो से पूछा कि क्या उन्होंने सालमेरिया पर भी हमला किया, और उसने हाँ कहा कि उनका इरादा इंसानों को राक्षसी सेना की ताकत का संदेश देना था। वह बोला कि मुख्य हमला जल्द शुरू होगा, तो कोजी और टाका ने सालमेरिया जाकर देखने का ठाना कि वे सुरक्षित हैं। जल्द ही वे सालमेरिया पहुंचे और कोजी ने रक्षक से कहा कि वह नीले शैतान के सींग बेचने आया है। रक्षक को शक हुआ क्योंकि उसे शक्ति महसूस हुई, पर तभी एलिस नीले शैतान के सींग के साथ आई जिससे शक्ति निकल रही थी, जो रक्षक के लिए काफी था। उसने पूछा कि क्या वह लाल बालों वाली उसकी बहन है, और उसने हाँ कहा कि वे यहाँ काम के बाद घूमने आए हैं। रक्षक ये सुनकर खुश हुआ और उन्हें जल्द होने वाले परेड का मजा लेने को कहा। कोजी परेड को लेकर उत्सुक है और रक्षक बोला कि राक्षसी सेना हाल ही में हमले कर रही है, पर वे उन्हें हरा चुके हैं और कल भव्य जुलूस संग सेना दैत्य राजा पर हमला करने भेजेंगे। इससे कोजी चिंतित है और वह जुलूस का आनंद नहीं ले पा रहा। उसे पता है कि अगर सेना दैत्य राजा के महल पहुंची तो राक्षस उन्हें मार देंगे और शहर तबाह कर देंगे, जिससे साथ रहना बस सपना रह जाएगा। पर उसके पास इस स्थिति से निपटने की योजना है। वह कहता है कि वे सेना से पहले महल पहुंचेंगे और फिर वह दैत्य राजा को अपनी सेना रोकने के लिए मना लेगा ताकि वे सुरक्षित भाग सकें। इस तरह वे लड़ेंगे नहीं और सब कुछ शांति से खत्म हो जाएगा। टाका उससे पूछता है कि अगर दैत्य राजा वाकई युद्ध चाहता है तो कोजी कहता है कि वह उससे लड़ेगा, पर वह मेल जोल चाहने वाले तीसरे पक्ष के रूप में लड़ेगा। एलिस कहती है कि वह उसकी सेना में जरूर आएगी और कोजी पूछता है कि क्या वह पिता संग नहीं रहना चाहती। एलिस जवाब देती है कि वह किसी भी चीज से ज्यादा अपने लोगों के बीच मेल जोल चाहती है, तो अगर पिता मानवता के दुश्मन बने तो वो उनसे भी लड़ेगी। टाका कहता है कि वह कोजी संग लड़ेगी और मेनो भी एलिस की मदद की कसम खाता है। उस रात के बाद कोजी खाने से पहले एलिस को कुल्फी खिलाने ले गया, और जैसे ही वे एक भोजनालय में घुसते हैं उन्हें वहां नायक का दल मिल जाता है। कोजी एलिस को उठाता है और इससे पहले कि वे उसे पकड़ सकें वहां से भाग निकलता है और रेक्स उसका पीछा करने का फैसला करता है। इसी बीच कोजी और एलिस एक कोने पड़ते हैं और देखते हैं कि कुछ आदमियों ने स्तर 24 के एक मेंढक राक्षस को घेर रखा है। एलिस इंसानों को लेकर चिंतित है, पर कोजी उसे बताता है कि यह एक दिखावटी लड़ाई है ताकि उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके जो कल दानव के महल जाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले कि वे उस मेंढक को हरा पाते, आसमान से एक राक्षस गिरता है और उसे कुचल देता है। एलिस कहती है कि उसने इस स्तर 200 से ऊपर वाले राक्षस को पहले भी देखा है, और कोजी भी घबरा जाता है क्योंकि वह राक्षस लोगों पर हमला करने लगता है। हर कोई घबराकर वहां से भागने लगता है क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं थे। पर तभी आसमान से और भी राक्षस गिरने लगते हैं और कोजी को एहसास होता है कि उसे फिर से कड़ी मेहनत करनी होगी, जबकि हर कोई राक्षस से दूर भाग रहा है। कोजी सीधा उसकी ओर लपकता है। वह राक्षस का एक जोरदार वार झेलता है और फिर उसके पेट में घूंसा जड़ देता है। उसे तुरंत हराते हुए वो अगले राक्षस की ओर बढ़ता है और उलझन में पड़ी एलिस उसके पीछे हो लेती है। उसी समय रेक्स और उसकी लड़कियां कोजी को ढूंढ रहे हैं, पर वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। टीना सुझाव देती है कि उन्हें इस शहर के लोगों से उस दानव की मददगार के बारे में बात करनी चाहिए और फिर वे उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। पर रेक्स को यह विचार ठीक नहीं लगता। उसका मानना है कि कोजी एक राक्षस है और अगर उन्होंने उसे घेरा तो वह हिंसक होकर अपने रास्ते में आने वाले हर किसी पर हमला कर सकता है। हालांकि काना इसके बिल्कुल उलट सोचती है। उसे लगता है कि कोजी वैसा इंसान नहीं है जो घिरने पर भड़क जाए, क्योंकि अगर वह ऐसा होता वह उन्हें कब का खत्म कर देता। उसे नहीं लगता कि राक्षसों की मदद करने से वह बुरा हो गया, पर परना उसे चुप कराती है। वो पूछती है कि राक्षसों के साथ काम करने वाला इंसान जो शहरों पर हमला कर रहे हैं भला कैसे नहीं हो सकता, पर कन्ना कहती है कि उसने हमला होने पर भी उनसे बात करनी चाहिए। उसने न हमला किया न अपनी बात थोपी। रेक्स कन्ना से सहमत है और कहता है कि भले ही उसे ग्रामीण से हारना पसंद न आया हो, वह कोजी को छोड़ देगा। परना नायक पर भी राक्षसों के साथ होने का इल्जाम लगाती है, पर रेक्स कहता है कि वह बस कोजी से कुछ सवाल पूछना चाहता है। कन्ना भी उसका समर्थन करती है और टीना भी उनके साथ हो लेती है। तभी उन्हें धमाका और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। कन्ना तुरंत पहुंचकर अपने दिव्य कवच से उस आदमी को बचाती है जिसे दानव मारने वह उस आदमी से कहती है कि कवच ज्यादा देर नहीं टिकेगा, इसलिए उसे भाग जाना चाहिए, और वह कहता है कि पहले उसे भागना चाहिए। कन्ना मना करती है क्योंकि राज परिवार की सदस्य होने के नाते प्रजा की रक्षा उसका धर्म है। पर दानव के एक और वार से उसका कवच टूट जाता है और जब वह उसे खत्म करने वाला होता है तभी कोजी उसे बचाने आ जाता है। वह दानव के वार को रोकता है और फिर उसे हरा देता है, कन्ना से यह कहते हुए कि अगर वह समय ना देती तो वह उस कसरती आदमी को ना बचा पाता। वह पहलवान इसी बात को पकड़ लेता है। उसी समय रेक्स और अन्य लोग राजकुमारी की फिक्र में वहां पहुंच जाते हैं।
वो उन्हें बताती है कि वो ठीक है और फिर कोजी का हाथ थामकर उसका धन्यवाद करती है। इसी बीच नायक घरों को हुए नुकसान को देखता है और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। कोजी जवाब देता है कि स्तर 200 के 113 राक्षस आसमान से गिरे और उन्होंने शहर को तहस नहस कर दिया और उसे नहीं पता उन्हें किसने भेजा। रेक्स पूछता है कि उसने राक्षसों को कैसे हराया। वो कहता है कि उसने सबसे मामूली कौशल चार्ज ग्लो इस्तेमाल किया। रेक्स को यकीन नहीं होता, पर कन्ना मानती है कि कोजी ने वही मामूली कौशल इस्तेमाल किया। एलिस दौड़कर कोजी के पीछे छिप जाती है। शुक्र है रेक्स की अभी उसमें भी दिलचस्पी नहीं है। वो कोजी से कुछ पूछना चाहता है, पर अभी सही वक्त नहीं, क्योंकि शहर में राक्षस हैं और कोजी कहता है पहले उनसे निपटना होगा। तभी नगर का एक रक्षक उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि आसमान से गिरे राक्षस तो बस शुरुआत थे, अब राक्षसों की पूरी सेना आ रही है। उसका अनुमान है कि लगभग 10,000 राक्षस सीधे उनकी ओर आ रहे हैं और यह सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। पारमा कहती है कि शहर के साहसी इन राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वे पश्चिम से आ रहे हैं, जहां असुर सम्राट का महल है। रेक्स कहता है कि हारने वाली जंग लड़ना बेकार है, इसलिए वे लोगों को निकालने में मदद करेंगे और फिर सेना संग शहर छुड़ाने लौटेंगे। शहर करना मान गई और रक्षक को सबको बताने को कहा। फिर कोजी से भी मदद मांगी। वह मान गया और बोला कि वह अपने दोस्तों को बुलाएगा, पर वह चाहता है कि नायक का दल एलिस को संभाले। यह सुन असुर राजकुमारी को लगा कि उसे धोखा मिला है और बाकी सब भी दंग है। रेक्स ने पूछा कि क्या उसे डर नहीं कि वे एलिस को मार देंगे क्योंकि वे असुरों को दुश्मन मानते हैं। कोजी ने कहा कि अगर रिली उसे मारना चाहती तो वो उसे ना बताती। वो जानता है कि रेक्स उस नन्ही असुर को चोट नहीं पहुंचाएगा, वरना उसे बाद में कोई जवाब नहीं मिलेगा। पारनास अब भी इसके लिए तैयार नहीं है। और जब कोजी ने सबसे एलिस का ख्याल रखने को कहा और चला गया तो वह अवाक रह गई। कन्ना ने दिमागी खेल शुरू कर दिया और एलिस से कहा कि लगता है उसे छोड़ दिया गया है। पर एलिस जानती है कि कोजी को नायक के दल पर भरोसा है, इसलिए वह भी उन पर भरोसा करेगी। कन्ना भी यही मानती है और एलिस को गले लगा लिया। कहा कि डरो मत, वे वादा निभाएंगे और उसे बचाएंगे। जल्द ही नागरिकों को निकालो, जबकि कोजी राक्षसों की ओर बढ़ रहा है। एलिस और वीरों का दल भी मदद कर रहे हैं और वे मुख्य मार्ग को टीलों की तरह घेर कर लोगों को पगडंडियों से भेज रहे हैं। तभी ताका और मेनो वहां पहुंचते हैं। उन्हें लगा रेक्स ने एलिस को पकड़ लिया। वह पूछती है, रेक्स क्या कोजी से कुछ क्या ये वही लोग हैं? ताका गलत पहचान बताने पर उस वीर को बिस्किट की तरह तोड़ने ही वाली है। जब एलिस बताती है कि ताका स्त्री है तो वीरों का दल दंग रह जाता है, जिसे ताका समझ सकती है। लेकिन जब मेनो भी चकित रह जाता है तो उसे निराशा होती है। खैर, वह उस वीर और उसके दल के दिमाग ठिकाने लगाने का फैसला करती है, पर कान उसे रोकती है क्योंकि कोजी ने राक्षसी का ध्यान रखने को कहा था। उसने पहले उन्हें ढूंढने को कहा था, मगर ताका मेनो ने कुछ नहीं सुना। एलिस कोजी के बारे में सोचती है, तभी एक रक्षक दौड़ता हुआ आता है बेदम होकर। वह कहता है एक ग्रामीण अकेले राक्षसों से लड़ रहा है और वीर से मदद मांगता है। सब दंग है। एलिस को लगा कोजी लड़ रहा है ताकि शहर न गिरे और इंसानों और राक्षसों में दूरी न बढ़े। वह मदद को तैयार है, पर ताका उसे उठा लेती है क्योंकि वह भी जान चाहती है। मेनो दल में शामिल होकर छतों पर कूदने लगता है। नायक का दल भी युद्ध में उतरता है। उधर कोजी अकेला ही राक्षसों से लड़ रहा है और उसकी सांसें अभी से फूलने लगी हैं। उसे उम्मीद है कि टाका एलिस को शहर से बाहर ले गई होगी, जबकि वह लड़ना जारी रखता है। वह बेखबर है कि उसके दोस्त शहर पार कर चुके हैं और नायक दल उनके पीछे है। टाका को लगा कोजी के लिए ये बहुत है। तभी धमाका उसे रुकता है। इससे रेक्स और उसके दल को समझ लिया। वे पूछते हैं कि कोजी अकेला क्यों लड़ रहा है और टाका कहती है कि वह किसी को मरने नहीं देना चाहता। रेक्स को यह समझ नहीं आता। टाका बोली, अगर यह शहर गिरा तो इंसान राक्षसों से और भी नफरत करेंगे और शांति से साथ रहना कभी मुमकिन नहीं होगा। कान्ना यह सुनकर हैरान है कि कोजी अकेले ही शांति के लिए लड़ रहा है और रेक्स कहता है कि भले ही वह स्तर 999 पर भी कोजी मौत की ओर भाग रहा है। वह कहता है कि यह साहस नहीं बल्कि दुस्साहस है। पर टाका बोली, कोजी ऐसा नहीं सोचता। वह बस ये देखता है कि क्या कुछ मुमकिन है और क्या वह उसे पूरा कर सकता है। फिर टाका उस चीज का जिक्र करती है जो सबके पास है पर कोजी के पास नहीं। वो चीज है मौत का डर। रेक्स कहता है कि वो जान देने को तैयार है, पर टाका कहती है कि दोनों में फर्क है। इसी बीच कोजी राक्षसों को मार सिक्कों में बदल रहा है। एक दानव उसे कुचल देता है, पर कोजी उसे पास के राक्षसों पर फेंक सबको हरा देता है। फिर वो एक पक्षी राक्षस की बिजली से बच निकलता है और उसे मारने को दानव उस पर फेंकता है। उसकी चोट वॉल्वरिन से भी तेज भर जाती है।
और कोजी मुस्कुराता है। रेक्स को अपनी आंखों कानों पर यकीन नहीं। वो सोचता है कोजी ऐसा कैसे बना। टाका कहती है कि कोजी की कहानी उसकी कहानी जैसी है। वो बताती है कि रेक्स की तरह कोजी के माँ बाप भी सफर में राक्षसों द्वारा मारे गए। हालांकि कोजी ने तब शिकार शुरू नहीं किया था। वो इस घटना से पहले ही शिकार के काम में था। उसे जिज्ञासा थी कि मरने पर राक्षसों से पैसे क्यों गिरते हैं। कोई जवाब नहीं दे सका, पर उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। पर स्तर बढ़ने पर भी जब वो ताकतवर नहीं हुआ तो उसने मान लिया कि गांव वाले ताकतवर नहीं बन सकते। फिर एक दिन जंगल से गुजरते समय उसके पिता को उसकी आंखों के सामने एक राक्षस ने मारा था। कोजी को उस दरिंदे और राक्षसों से नफरत थी, पर सबसे ज्यादा उसे अपनी कमजोरी पर नफरत थी। इसलिए उसने अपना पूरा समय राक्षसों के शिकार में झोंक दिया। उसे पता था कि वह कभी भी मर सकता है। यह जंग कठिन थी, पर उसने जाना कि ग्रामीण अन्य वर्गों से कहीं कमजोर होते हैं, इसलिए वे जल्दी आगे बढ़ते हैं। 9 साल की उम्र तक वह 53वें स्तर पर था और उसने पिता के हत्यारे को मार दिया। वह बदला लेकर घर लौटा, पर उसे लुटेरों ने उजाड़ दिया था। वह घर की ओर भागा और सहम गया। लुटेरों ने उसकी मां को मार दिया था। टाका कहता है कि जब कोई राक्षस परिवार को मारे तो आप सबसे बदला लेने की कसम खाते हैं, मगर कोजी की मां को एक इंसान ने मारा था और वह चाहे जितनी नफरत करे वह सभी इंसानों से बदला नहीं ले सकता था। इससे उसे एहसास हुआ कि इंसानों और राक्षसों की एक दूसरे के प्रति नफरत बदले के भेष में महज भेदभाव थी। रेक्स इस कहानी से पूरी तरह हिल गया है, क्योंकि वह कोजी में खुद को देखता है। वह समझने लगा है कि सभी राक्षस बुरे नहीं होते। भले ही उसके माता पिता राक्षसों ने मारे थे, मगर काना को लगता है कहानी कुछ और है। वह कहती है कि कोजी भी राक्षसों को हानिकारक ही मानता है, तो उसके तटस्थ रहने की कोई और वजह होगी। वो उसे जानना चाहती है, पर कोजी को जिंदा रखना होगा, सो वो उसकी ओर बढ़ती है। रेक्स उसे रोकता है, कहते हुए कि वह साथ चलेगा क्योंकि उसे कोजी के बल के राज जानने हैं। टीना उन पर चिल्लाई और पूछती है कि क्या वे बिना किसी उपचारक के लड़ सकते हैं। पारना बस दानव मारने में खुश है। वे चारों रण की ओर बढ़ गए। फिर मैनो ने एलिस से पूछा कि क्या वह कोजी की मदद करना चाहती है। उसने हाँ कहा और मैनो दानवों से लड़ेगा, चाहे वह दानव जाति का गद्दार बने। वह आगे बढ़ा और फिर टाका ने एलिस को किसी चट्टान के पीछे छिपने को कहा, क्योंकि वह भी लड़ाई में शामिल होने जा रही है। इसी बीच लाल दानव के घूसे से कोजी दूर जा गिरा। उसे लगा उसकी शक्ति घाव नहीं भर पा रही। तभी एक नीला शैतान उस पर झपटा और उसने उसे उछालकर कुछ चमगादड़ दानवों को मार गिराया। वह लड़ता रहा ताकि साहसी लोगों का जोश बढ़े, पर तभी अचानक कई दानवों ने उसे जकड़ लिया और एक ने उसे भूनने को तेज किरण छोड़ी। तभी रेक्स की बिजली ने उस विशाल दान को भून दिया और छोटे राक्षसों ने कोजी को जकड़ रखा है। वह दल से पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए। काना कहती है उसे कोजी से कुछ पूछना है। वहीं रेक्स कहता है कि एक नायक किसी गांव वाले को अकेले लड़ते नहीं देख सकता। तभी मैनो भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और जादू से आधा दर्जन उड़ने वाले राक्षसों को ढेर कर देती है। टाका कुछ राक्षसों को पछाड़ देता है। कोजी पूछता है वे यहाँ क्या कर रहे हैं और सब शर्माते हुए अजीब बहाने बनाने लगते हैं, क्योंकि वे उसकी मदद करना चाहते हैं। काना उसे ठीक करती है और कोजी कहता है कि सब मारे जाएंगे। काना कहती है वह किसी को मरने नहीं देगी, तो कोजी योजना बदल देता है। वह कहता है वे जितने हो सके उतने राक्षस मारेंगे और फिर भागेंगे, क्योंकि जान की कद्र जरूरी है। इसी के साथ वह पूरी ताकत से राक्षसों को कुचलने लगता है, पर तभी एक राक्षस उस पर भारी पत्थर फेंकता है, जिससे वह घायल हो जाता है। टीना उसे ठीक करने दौड़ती है और उसे अपनी ही सलाह याद दिलाती है। कोजी माफी मांगते हुए कहता है कि उसने कभी दल में लड़ाई नहीं की, सिवाय टाका के साथ, इसलिए उसे साथ काम करना ही आता। पर जब वह सबको लड़ते देखता है तो उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। कोजी और उसके दोस्त बिना रुके लड़ते रहते हैं, जबकि टीना किसी के घायल होने की राह देखती है ताकि वह अपना काम कर सके। दूर कहीं एलिस को दुख है कि वह किसी की मदद नहीं कर पा रही, तो वो कुछ करने वापस शहर भागती है, फिर से रणभूमि में। टाका रेक्स से नरम राक्षसों को थामने को कहती है और खुद सख्त खाल वालों को। रेक्स कहता है वो नायक है और वो ये नहीं चुनता कि उसे किस तरह के विरोधियों से लड़ना है। टक्कर समझती है कि समझाने से बेहतर करके दिखाना होगा। वो घूंसे बरसाकर उन राक्षसों को आसानी से ढेर कर देती है। फिर आंख मारकर रेक्स से कहती है कि उसका कौशल दुश्मन का बचाव भेज सकता है। ये देख नायक दंग है, क्योंकि टाका का स्तर सुपार है। वो मान नहीं पाता कि एक मामूली साहसी उससे प्रबल है और भी बलवान बनने की ठानता है। मैनो कहता है वो नहीं चाहेगा नायक उससे बलवान बने, तभी कोजी सबको दल की तरह काम करने को कहता है और पारना कहती है उसे उसकी सलाह
माननी चाहिए, क्योंकि वही दल से अलग है। कोजी उसे जादूगरनी माँ कह पूछता है, क्या वो बड़े क्षेत्र का जादू कर सकती है जिसे पारना छिड़ती है? काना कहती है वे दोनों ऐसा जादू कर सकती हैं, और कोजी यही चाहता था। वो दोनों को पकड़ ऊंची छलांग लगा पहुंचता है। उड़ने वाले राक्षसों के बीच लड़कियां पुलिस बुलाने की धमकी देती हैं, पर कोजी उन्हें बड़े क्षेत्र वाले जादू से राक्षसों को उड़ाने को कहता है। लड़कियां उसकी योजना समझ जाती हैं और एक साथ ढेरों राक्षसों को मार गिराती हैं। तभी सोजी जमीन पर उतर उन्हें तुरंत छोड़ देता है, जिस पर लड़कियां उस पर चिल्लाती हैं। वे कहती हैं कि छूने से पहले उसे उन्हें खाना खिलाना चाहिए था। शहर में साहसी यात्री जाने ही वाले हैं। क्योंकि उन्हें शहर का अंत तय लगता है, तभी एलिस मदद मांगने पहुंचती है। सुबह हो गई है और रात भर लड़ने के बाद भी कोजी देखता है कि राक्षस बहुत ज्यादा है। उसे लगता है कि उसके दोस्त अब थक चुके हैं और वह उनसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वे अब और नहीं लड़ सकते। कोई उसकी बात नहीं सुनता और टाका पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वे भाग जाएं, जबकि वह अकेला अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहे। बाकी भी मान जाते हैं और कोजी घबराता है कि सबको जिंदा कैसे बचाए। तभी उसे एलिस की आवाज आती है, जो कहती है कि सब ठीक होगा, क्योंकि वह साहसी यात्रियों की फौज लाई है जो शहर बचाने को दहाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जबकि एलिस बताती है कि वह उन्हें कैसे मना कर लाई। वह उन्हें फाटक तक लाई और बड़े राक्षसों को देख यात्री घबरा गए। उन्हें लगा कि वे हार जाएंगे, पर फिर उन्होंने कोजी और बाकियों को देखा जिन्होंने हार नहीं मानी थी। एक एक कर शहर बचाने का उनका संकल्प जागा और सबने लड़ने का ठाना। एलिस कोजी से कहती है कि उसने सबको हिम्मत दी और काना भी सहमत है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ग्रामीण इतने लोगों को प्रेरित करेगा। रेक्स कोजी की प्रशंसा में हंसता है कि अब वे जंग जरूर जीतेंगे, मगर कोजी इसका सारा श्रेय एलिस को देता है कि वह योद्धाओं के पास गई क्योंकि वह कुछ करना चाहती थी। वह कहता है कि अब वे राक्षसों को रोकने नहीं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। वह सबसे कहता है कि अब न रुकें और उन राक्षसों को मजा चखा दें। सब तैयार हैं, पर कुछ देर बाद योद्धा थककर चूर और घायल हो जाते हैं। यहाँ तक कि नायक भी बेहाल है। एलिस, काना और टीना शहर से लाई दवाइयां लेकर उसके पास दौड़ती हैं, पर रेक्स कहता है कि उसने बहुत दवाइयां ले ली हैं और अब वे बेअसर हैं। वह फिर लड़ने को उठता है कि वह हार नहीं मान सकता, क्योंकि वह नायक है। काना कहती है कि नायक होने का मतलब यह नहीं कि थकने पर वह आराम न करे। रेक्स पूछता है क्या वह कोजी के लिए भी यही कहेगी, जिसने जंग शुरू होने के बाद से एक बार भी आराम नहीं किया है। खैर, टीना उसका भ्रम तोड़ती है और कहती है कि कोजी जरूरत पड़ने पर एक दो बार झपकी जरूर ले लेता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी कला है जो उसे बिना दवा के ठीक करती है। रेक्स समझा कि कोजी को अपने साथियों पर पूरा भरोसा है कि वे उसे संभाल लेंगे, तो वह भी वैसा ही कर अपनी तलवार मैन में रख लेता है। वह बताने लगता है कि कोजी कितना असाधारण है, भले ही उसमें वह सामान्य समझ ना हो जो औरों को रोकती है। तभी परना औषधि लेने आती है और कहती है कि कोजी राक्षसों से मिला तो वह इंसानों के लिए बड़ा खतरा होगा। जल्द ही टाका और मैनो भी सुस्ताने वहां आ जाते हैं और उन्हें उम्मीद है कि जंग जल्द थमेगी, क्योंकि 90% राक्षस मर चुके हैं। परना एलिस और मेनो को साथ देख उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर टाका पीछे से आकर उसे चेतावनी देता है। अचानक सबको एक आवाज सुनाई देती है कि युद्ध उनकी सोची पटकथा के हिसाब से नहीं चल रहा। फिर सबको भारी धमक सुनाई देती है कि एक विशाल गोलेम उनकी ओर बढ़ रहा है और सब डर से कांप उठते हैं। किसी को नहीं पता कि दुश्मन कैसा है, इसलिए टाका और रेक्स को पीछे हटना ही ठीक लगता है। हालांकि कोजी उस विशाल धातु की ताकत देखना चाहता है और वह उस पर टूट पड़ता है। वह गोलेम को मुक्का मारता है, पर बदले में उसे तमाचा पड़ता है। इससे सबका हौसला टूट जाता है और सब भागने लगते हैं, पर एलिस कोजी की ओर दौड़ती है। वह उसे बताती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जगह खतरनाक है, पर कोजी उससे कहता है कि डरना बंद करो क्योंकि सब कुछ नियंत्रण में है। वीरों का दल वहां जल्दी से आता है और उसे कहता है कि वह लापरवाही छोड़े, क्योंकि इसी से एलिस डरी थी। कोजी औषधि पीते हुए अपनी भूल के लिए माफी मांगता है। तभी उसे हमले के पीछे के साजिशकर्ता की आवाज आती है। वह कोजी को सराहता है कि अब वह समझ गया कि सालमेरिया के साहसी यहाँ क्यों जुटे हैं। मेनो उसे राक्षस राज का दायां हाथ एस्टिल पहचानता है, जो राक्षस राज के बाद सबसे प्रबल है। एस्टिल मेनो से कहता है कि वह जानना चाहता था कि वह इंसानों के साथ क्यों है, पर एलिस को देख वह सब समझ गया। एलिस एस्टिल से भिड़ने को लेकर डरी है, पर तभी कोजी आगे बढ़ता है क्योंकि पहली औषधि के बाद वह जोश में है। वह दोस्तों से कहता है कि शहर तबाह होने से पहले उन्हें इस गोलेम को रोकना होगा, और एस्टिल से कहता है कि अगर वह लड़ना चाहता है तो वह सही जगह है। एस्टिल उसे ललकारता है और कोजी के दौड़ते ही रेक्स राक्षस को टोकता है कि वह कोजी की शक्ति नहीं जानता।
एस्टेल कहता है कि कोजी चाहे जितना प्रबल स्तर जो भी हो, है तो वह एक ग्रामीण ही। तभी कोजी लोहे के गोलेम तक पहुंच उसे पूरी शक्ति से घूंसा मारता है, पर खरोच तक नहीं आती। एस्टेल कहता है कि यही उसका मतलब था, क्योंकि भले ही कोजी दुनिया का अकेला 999 स्तर वाला इंसान हो, 300 स्तर के नायक के गुण उससे बेहतर होंगे। काना कहती है कि ऊंचे स्तर से कोजी को अनोखे कौशल मिलेंगे, और एस्टेल कहता है कि वे सिर्फ आत्म सुधार जानते हैं जो काम का है, पर उन्हें नहीं पता कि कोजी में कोई और हुनर है भी या नहीं। वह कहता है कि कोजी स्तर 100 पार करने वाला पहला ग्रामीण नहीं है। कुछ और भी ऐसे थे जिन्होंने अनुभव, अंक बटोरने और आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वे इसे जल्दी कर सकते थे, पर उन्हें सिर्फ मामूली हुनर मिले जो किसी काम के नहीं। टाका पूछती है कि उसे ये कैसे पता, पर वह सवाल टालकर कहता है कि अगर कोजी के पास हुनर होते भी तो भी वह बेहतर श्रेणियों का मुकाबला नहीं कर पाता। वह कहता है कि स्तर 999 का ग्रामीण भी गोलेम को नहीं हरा सकता। तभी कोजी जमीन पर गिर पड़ता है और गड्ढे में पड़ा रहता है। एस्टेल कहता है कि उसका सफर खत्म हुआ, क्योंकि कोई स्तर 999 के पार नहीं जा सकता, और कोजी अब इससे ज्यादा ताकतवर कभी नहीं बन पाएगा, जो काफी नहीं। तभी कोजी फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने हमला सहने को शरीर ढीला छोड़ दिया था। काना उसे औषधि देती है, जबकि एस्टेल कहता है कि जान प्यारी है तो हार मान ले। इससे कोजी को लगा कि एस्टेल उन्हें मारने नहीं आया, और दानव भी ये मानता है कि उसे सिर्फ सालमेरिया चाहिए। एलिस उसे रुकने को कहती है, क्योंकि ना वो ये चाहती है न उसके पिता। एस्टेल कहता है वो सही है, क्योंकि दानव राज युद्ध नहीं चाहते, पर वे मजबूर हैं। गोलेम के अंदर होने पर भी वह इसे रोक नहीं सकता। वह कहता है कि दानव राज की अपार शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए उसने नशीली दवा से उसे कमजोर किया, और मेहनत सफल रही। वह कहता है कि दानव राज यह युद्ध नहीं चाहता, पर अब ये उसके हाथ में नहीं। यह सुन एलिस और मेनो को धोखा महसूस हुआ और वे क्रोधित हो गए, पर कोजी को गोलेम के अंदर के दानव राज की चिंता है। एस्टेला कहता है कि वह उस प्राचीन गोलेम में है जो मानवता मिटाने को बना है। कोजी हंसता है और पूछता है कि क्या वह सच में इंसानियत मिटाएगा, क्योंकि वह तो उन्हें जाने ही वाला था। जो भी हो, वह सालमेरिया और दानव राज को बचाएगा, क्योंकि वह उसके नए पक्के दोस्त का पिता है। एस्टेल हैरान है कि कोजी दानवों से नफरत नहीं करता, पर जो भी हो, वह कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। कोजी कहता है कि उसने पहले भी ऐसा कहने वालों की बात नहीं मानी है, और वह आगे झपटता है, पर गोलेम उसे पटक देता है। मलबे से निकलते हुए वह कान्ना से एक जादुई दवा मांगता है और फिर से गोलेम पर हमला करता है। वह बार बार पिटता रहता है, पर रुकता नहीं है, और एस्टेल को लगने लगता है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक कोजी तेज और ताकतवर होकर गोलेम पर जोरदार वार करता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। वह उसे गिराने को लाते बरसाता है, पर गोलेम संभल कर उसे दूर फेंक देता है। दोस्त कोजी के पास दौड़ते हैं, जबकि एस्टेल उसकी बढ़ती ताकत का राज सोचती है। कोजी कहता है कि यह बस मेहनत है जो दानव को चौंका देता है। फिर दोस्त उसे जान जोखिम में न डालने को कहते हैं। टीना कहती है कि दवाएं बेअसर हो गई हैं, पर कोजी को बस थोड़ा आराम चाहिए ताकि वह फिर लड़ सके। तभी पर्णा आकर उसे जादू से ठीक करती है, जो कोजी को चौंका देता है, क्योंकि उसे लगा वह सिर्फ हमलावर है। पर्णा उससे इतनी कड़ी जंग की वजह पूछती है, और ये भी कि वह दानवों से नफरत क्यों नहीं करता। कोजी पिता की राक्षस द्वारा हत्या से कहानी शुरू करता है, पर टाका कहती है ये सब पता है, आगे बताओ। कोजी कहता है वह गांव वालों की कमजोरी पर सोचता था। उसने तकदीर से लड़ने की ठानी, पर स्तर बढ़ने के साथ वह भूमिकाओं पर सवाल करने लगा। वह जानना चाहता था कि राक्षस हारकर पैसे क्यों बनते हैं, और स्थिति वाली खिड़की का राज क्या है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसी व्यवस्था क्यों है जो राक्षसों को हराकर ताकत बढ़ाने देती है। रेक्स कहता है दुनिया ऐसी ही है। फिर कोजी अगली बात बताता है। वह कहता है कि मां की हत्या के बाद उसे समझ आया कि दानव और इंसान एक जैसे ही थे। दोनों ने एक दूसरे को वाजिब वजहों से मारा। इंसानों के लिए राक्षसों को हराकर पैसे कमाना आसान था। ये इतना आसान था कि किसी ने उस व्यवस्था पर सवाल नहीं किए जिसने उनके जीवन तय किए। कोजी रेक्स से पूछता है कि क्या उसे नायक बनने का ढोंग करना पड़ा, और वो मना नहीं कर सकता। कोजी कहता है कि सबको मनचाहा काम करने की छूट हो, पर दुनिया आड़े आती है। वो कहता है कि जब वो स्तर 999 पर पहुंचा और लगा कि अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उसे दुनिया के बारे में अपने सवालों का जवाब मिल गया। वो बताता है कि स्तर 999 पर पहुंचने पर उसे एक हुनर मिला, नाम है ईश्वर को ललकारने वाला। इससे कोजी स्तर की सीमा के बाद भी अनुभव से और बलवान बन सकता है, पर यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि उसे पता चला कि किसी ईश्वर ने दुनिया ऐसी बनाई है
और वह उस ईश्वर को ढूंढकर उसे मजा चखाएगा। कोजी अचानक अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है और बताता है कि स्तर 900 पर उसे एक हुनर मिला जो शक्ति दुगनी कर देता है, पर बाद में उसे बेदम करता है। वो कहता है कि उसे ये पसंद नहीं, पर अब चारा नहीं। कोजी गोलेम के ऊपर उछलकर उस पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। उसे तोड़कर असुर राज को मुक्त कर दिया। इसके साथ ही कोजी और असुर राज दोनों की शक्तियां वापस लौटने लगती हैं। असुर राज कोजी का आभार मानता है। कोजी कहता है कि नायक के दल की मदद बिना वह यह नहीं कर पाता। असुर राज कहता है कि अगर वे उसे कमजोरी की हालत में मारना चाहें तो यह आसान होगा, जबकि रेक्स अपने दुश्मन पर वार नहीं करना चाहता। पारना यह मौका नहीं गंवाना चाहती। वह हमला करती है पर मेनो ढाल बन जाता है। असुर राज हंसकर कहता है कि यह तो स्वाभाविक है, पर पारना के पास शक्ति नहीं बची। फिर असुर राज एस्टेल पर ध्यान देता है, पूछते हुए कि ऐसा क्यों किया। एस्टेल बोला, असुर राज के अगला कदम न लेने पर उसे यह करना पड़ा, सो उसने इंसानों के खिलाफ शक्ति चुनी। कोजी ने पूछा कि अगला कदम क्या है, तो एस्टेल बोला, ईश्वर तक 2 रास्ते हैं, पहला असुर राज का वध, और कोजी तुरंत मना कर देता है। एस्टेल कहता है, दूसरा रास्ता साहसी संघ की एक महंगी बेनाम चीज है। कोजी तुरंत बात समझ जाता है। तभी एस्थर असुर राज को अगवा करने के लिए द्वार खोलता है। कोजी पूछता है, सेवक होकर ऐसा क्यों? एस्थर बोला, ये ईश्वर की तय नियति है। कोजी उसे रोकना चाहे तो साल भर में वो महंगी चीज खरीद ले, वरना वो इंसानियत मिटाने और ताकतवर होकर लौटेगा। एस्टेल ओझल होती है और जल्द ही दानव भी भाग निकलते हैं। सब हैरान हैं। रेक्स पूछता है, अब क्या करें? कोजी का बस एक ही उपाय है, जल्दी पैसा कमाने के लिए जुआघर खोलना। और ये वीडियो यहीं खत्म होता है। चैनल को पसंद और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।